हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IITN एकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, IIT खड़गपुर। और अभी हम IIT जेम के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो इसके साथ मैं आपको PDF देने की कोशिश करूँगा। जो भी मैं यहाँ पर काम करवा रहा हूँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ वेक्टर in RQ cube forms a linearly independent set of vector over R। ओके, आपको ये बताना है कौन सा सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 1 0 0, 0 -1 0, थर्ड है 1 1 0। फिर बी जो ऑप्शन है वो है 1 0 1, 0 1 1 1 1 0। सी जो ऑप्शन है वो है 1 1 0, 0 1 -1 1 2, सॉरी ये 2 है यहाँ पर, 1 2 -1। और डी जो ऑप्शन है वो है 1 0 0, 0 2 0 एंड 1 1 0। ओके, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है लिनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा होगा। तो जैसे कि मैं इस लेक्चर में आपको अभी तो ये आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, 6 क्वेश्चन है हमारे। और इसके बाद में मैं इसी चीज़ की आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा मैट्रिक्स के लिए। तो वहाँ पर आपको इसके जितने भी रूल रेगुलेशन जितने भी हैं वो आपको सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। अभी तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि इस क्वेश्चन को करेंगे हम, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसके लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं जो कि हमें गिवन है। आपको IIT जेम के एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले हमने ए ऑप्शन देखते हैं करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट करने के लिए आपको क्या होता है कि अगर आपकी रैंक जितनी क्रॉस जितनी मैट्रिक्स है उतनी ही अगर आपकी रैंक आ जाती है तो आप कह सकते हो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जैसे कि हमारे पास ये है 1 0 0, तो ऐसे लिखा हमने 1 0 0। ओके, जो फर्स्ट था 1 0 0, तो फर्स्ट को यहाँ लिखा, फिर 0 0। ओके, फिर सेकंड जो है ये सेकंड जो कॉलम है ये है 0 -1 0। ओके, तो यहाँ 0 -1 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1 1 0 1 1 0। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इस मैट्रिक्स का, जो हमने मैट्रिक्स लिखी है इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे इसको लीनियरली डिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है। अगर इसका ये जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं। तो आपके सबसे अच्छा जो मेथड रहेगा वो आपको मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेना है। मैट्रिक्स की रैंक डिपेंड करती है कि डिपेंडेंट है या नहीं, ये सबसे अच्छा मेथड है ये। और उसके अलावा मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर, कि हम किस प्रकार से और तरीक़ों से भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका अगर हम रैंक निकालते हैं इसका, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। तो 1 मल्टीप्लाई इसको करूँगा इससे मल्टीप्लाई -0 × 1, तो इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 0 होगा। ये फिर -0 मल्टीप्लाई प्लस, और फिर 1 मल्टीप्लाई ये 0 × 0। ओके, 0 × 0 -0 × -1, ये क्या हो जाएगा
जीरो होगा यहाँ पर, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो। कैसे पता चला हमें जीरो? मैं इसको डायरेक्ट देख के भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि आपको पता नहीं चलेगा। अगर हमारे पास या तो रो जीरो हो जाए, या जीरो है जीरो है जीरो है, इसका मतलब या तो रो जीरो हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। या फिर आप मान के चलिए यहाँ कॉलम में अगर यहाँ इसकी जगह जीरो होता, यहाँ जीरो होता, यहाँ जीरो होता, तो ये कॉलम होता है। तो कॉलम भी अगर जीरो होता है तो भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो रो जीरो हो जाए या पूरा कॉलम जीरो हो जाए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हम बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है ये, डिपेंडेंट। ओके, और ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब करते हैं बी ऑप्शन के ऊपर बात। बी ऑप्शन में लिखेंगे 1 0 1 0 1 1 1 1 0। अब हम निकाल लेते हैं इसकी रैंक। 1 मल्टीप्लाई, इसको करूँगा इससे मल्टीप्लाई, 0 -1, फिर करूँगा -0 मल्टीप्लाई, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो रहता है, इसका मतलब कुछ नहीं देखना है हमें। 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, यहाँ क्या होगा, इसको करूँगा इसके साथ, 1 को 0 के साथ 0 -1, यहाँ से क्या होगा, -1 होगा, यहाँ भी क्या होगा, -1 होगा। इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है -2 आएगा। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया हमारा। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, मैं इस ऑप्शन को करेक्ट कर देता हूँ और ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। इसी प्रकार से सिमिलर वे में आपको थर्ड ऑप्शन करना है और फोर्थ ऑप्शन करना है, जहाँ से आपको पता चल जाएगा ये क्या है। तो जैसे कि अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन क्या था, 1 1 0 0 1 -1 1 2 -1। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये माइनस नहीं है, प्लस है, 1 2 -1 है ये। इसका हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। कैसे निकालूंगा, 1 इंटू -1, यहाँ से होगा -2 + 2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ से -0 मल्टीप्लाई +1 इंटू, यहाँ से क्या होगा, -1 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ से -1। ओके, 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो 1 0 0 0 2 0 1 1 0। यहाँ से मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है, नीचे क्या आ गया, एक रो जीरो आ गई, इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये है लेट ए बी n n क्रॉस n मैट्रिक्स such that x ट्रांसपोज ax greater than 0 for every non-zero vector x in Rn, which of the इसमें से बताना है ट्रू कौन सा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है कि ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नेगेटिव। आइगन वैल्यू की बात कर रखी है इसमें, तो ऑप्शन ए है ऑल। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद आपको आंसर डायरेक्ट देखना है। अगर आपको लग रहा है फर्स्ट सही है तो आप फर्स्ट पे ये टिक कर दीजिए और बाकी आप कंटिन्यू करते आगे निकल जाइए। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नेगेटिव। सेकंड है ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव।
सी ऑप्शन है एग्जैक्टली वन आइगन वैल्यू ऑफ ए इज 0। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है मोर देन वन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0। ओके, अब आपको देखना है कि ये जो मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। तो आपने अगर ये फॉर्म पढ़ रखी होगी तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कौन सी फॉर्म है ये। ओके, तो ये क्या है कि अगर हमारे पास एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट एक होता है, ये होता है सेमी पॉजिटिव। जो थर्ड होता है वो होता है लेस देन के लिए, फिर होता है लेस देन इक्वल टू के लिए। ओके, तो हमें जो मैट्रिक्स बता रखी है वो बता रखी है एक्स ग्रेटर देन ए एक्स। मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ डिटेल के अंदर क्योंकि हम इनको डिटेल में अच्छे से जानेंगे, और डिटेल में अच्छे से जानने के बाद आपको डायरेक्ट कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा इस बात के लिए कि हमने यही ऑप्शन क्यों करेक्ट किया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू लेक्चर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा ताकि आपको और हेल्प मिल सके इस चीज़ों से। तो ये जो है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स पॉजिटिव मैट्रिक्स है, ये पॉजिटिव डेफिनेट है। तो इसके लिए सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसके अंदर आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है, उसके साथ ही एक क्या होता है, 0 आइगन वैल्यू होती है इसकी। ओके, तो हमें दे रखा है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या होगा, ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर नेगेटिव, ये रॉन्ग है। ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर पॉजिटिव, ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। एग्जैक्टली वन आइगन वैल्यू ऑफ ए 0, यहाँ अगर इक्वल टू का चिन्ह होता एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं इसको कह सकता था कि ये क्या होगा, आइगन वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, तो यहाँ इसको नहीं बता सकते, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम क्योंकि हमारे पास है नहीं। पॉजिटिव डेफिनेट में ऑल आइगन वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और मोर देन वन आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 0, ये भी नहीं है हमारा ऑप्शन। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट था वो बी था, क्योंकि ये क्या कैसी मैट्रिक्स थी, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है ये, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते। ओके, आपको पता चल गया पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के बारे में कि सारी की सारी आइगन वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। उसके बाद में सेमी पॉजिटिव डेफिनेट आती है, उसके अंदर एक जो आइगन वैल्यू होती है वो 0 होती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड जो क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। फॉर द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स हमें बता रखी है 0 0 1 2 1 1 1 1 1। ओके, और हमें क्या बताना है, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा। और ऑप्शन दे रखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को ज़रूर सोल्व करने की कोशिश किया करो। ए स्क्वायर -2a -i, सी ऑप्शन है ए स्क्वायर +2a +3i, डी ऑप्शन है a -3i। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि या तो हम डायरेक्ट
फॉर्मूला देख लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स के लिए कि आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना होता है। जैसे कि अगर आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, तो आप क्या करोगे। 2x2 की मैट्रिक्स के लिए आपको पता है कि आपको a माइनस लेमडा आई करने की जरूरत। कोई भी मैट्रिक्स होती है a, आप क्या करते हो, a माइनस लेमडा आई करते हो, वहाँ से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप उस चीज़ को करने बैठते हो, इसलिए आप क्या करोगे। 2x2 की मैट्रिक्स के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, 2x2 की मैट्रिक्स के लिए लेमडा स्क्वायर लिखोगे आप माइनस, फिर आपको अल्टरनेटिव साइन लगाना है, माइनस आएगा यहाँ पर। फिर आपको 2x2 की मैट्रिक्स की ट्रेस निकाल देनी है। ट्रेस ऑफ ए की जो मैट्रिक्स है आपकी, उसकी ट्रेस क्या है, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है लेमडा को, फिर आप लिखोगे प्लस का साइन लगाओगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दोगे। ये तो बिल्कुल आसान होता है। एक होती है 3x3 की मैट्रिक्स, ज़्यादातर एग्जाम में वही आने लग गई और वही आती है। तो यहाँ से आपको अगर 3x3 मैट्रिक्स निकालना है, डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यू कुछ भी, आइगन वैल्यू निकालने के लिए इसको काम में ले सकते हैं हम। तो लिखोगे आप लेमडा की क्यूब माइनस, फिर आपको दोबारा लगाना है ट्रेस। ये 3x3 की मैट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, तो ट्रेस निकालना है आपको ए का, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लेमडा की क्यूब आया है, यहाँ क्या आएगा लेमडा स्क्वायर, और अल्टरनेटिंग साइन आएगा, यहाँ आ गया माइनस, तो यहाँ लगाओगे आप प्लस। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, हमने यहाँ पर ट्रेस लगाया है, तो ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई लेमडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसका इस हिसाब से निकालने का प्रयास करते हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है अभी। उससे क्या हो जाएगा यहाँ पर कि पहले लिखूँगा मैं लेमडा की क्यूब माइनस, फिर इसका निकालते हैं हम ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस क्या है इसका, ट्रेस होगा 1 और 1 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 लेमडा की स्क्वायर, फिर आएगा प्लस आएगा, फिर हमें निकालना है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ट्रेस ये रही ट्रेस, इसका हमें निकालना है एडजॉइंट। तो कैसे निकालेंगे, पहले जीरो का निकालूंगा, तो जीरो के लिए 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, मतलब ये हमें इस चीज़ का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। जीरो का निकालेंगे तो 1 को 1 से करूँगा मल्टीप्लाई, 1 होगा, और 1 को 1 से करूँगा 1 माइनस 1 0, इसका मतलब क्या होगा, जीरो के लिए तो जीरो होगा। फिर देखेंगे 1 का, 1 को करने के लिए यहाँ से, तो 1 इंटू जीरो जीरो माइनस 1, तो यहाँ से आएगा -1 प्लस, और 1 का देखेंगे तो 2 -1 1, सॉरी, अगर हम यहाँ से 1 का निकालते हैं 1 का, तो 0 -1, तो ये आएगा -1, और यहाँ से निकालते हैं 1 का, तो इस ओके, यहाँ से हमें लास्ट के इस 1 का निकालना है। पहले हमने इसका निकाला जीरो के रिस्पेक्ट में किया, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गई। फिर हमने 1 का किया, मतलब हमें इनका निकालना है, फिर हमने 1 का निकाला, तो 1 का निकाला, इसको छोड़ दिया, 1 को किया इससे मल्टीप्लाई, और इसको किया इससे मल्टीप्लाई, ओके। फिर हम निकालना है लास्ट के 1 का, इसको करूँगा 1 को करूँगा 0 से 0, 2 को करूँगा 0 से 0, ओके। तो आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हो जाता है ये। तो -1 इंटू लेमडा, फिर प्लस का निशान, माइनस आ गया, फिर माइनस का निशान, इसका निकालना है हमें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, ये भी वैल्यू जीरो है, ये जीरो है, इसका निकालना है हमें। तो डिटर्मिनेंट 1 इंटू 2 -1 1, ओके। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट बनता है अपना 1, तो -1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, लेमडा की क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर, यहाँ से माइनस लेमडा -1 इक्वल टू 0, यहाँ से ये आ गया। हमें निकालना ए इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है इसका, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं ए से, तो ए की क्यूब -2 करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए, ए की क्यूब -2 ए की स्क्वायर -a -1 इक्वल टू 0, ओके।
यहाँ से करता हूँ मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर ए इनवर्स होगा, मतलब इसकी पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ए इनवर्स होगा -1 + 3 क्या होगा +2। यहाँ से क्या होगा ए इनवर्स करने के बाद 2a। यहाँ से अगर ए को मल्टीप्लाई करूँगा ए इनवर्स तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होगा 1 होगा, माइनस आइडेंटिटी हो जाएगा, इसको करूँगा ए इनवर्स से। ओके, तो फिर यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ए इनवर्स को मैं इस साइड में लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा ए इनवर्स प्लस का, यहाँ बचा हुआ है ए इनवर्स -2a - i। ओके, तो ऑप्शन A² -2a - i, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में फोर्थ जो ऑप्शन आता है हमारा, उसके बाद में अगर मैं सॉल्यूशन करता हूँ, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और लीनियरली इक्वेशन क्या दे रखी है, x1 4x2 + 3x3 = 0, x1 3x2 + 4x3 = 0, x1 2x2 5x3 = 0। ओके, ये हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है। हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इक्वेशन डज हैव। तो हमें बताना है इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन होगा, इस चीज़ का नो सॉल्यूशन होगा, इस चीज़ का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, सी ऑप्शन है मोर देन 1 बट फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, फोर्थ है एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो इस प्रकार का भी एक प्रॉब्लम आ ही जाता है कई बार। तो प्रॉब्लम एगमेंटेड मैट्रिक्स से रिलेटेड हो सकता है, उसमें क्या होता है AX = B टाइप की मैट्रिक्स होती है। ओके, यहाँ पर ये 0 0 लिख रखा है, वहाँ 0 0 नहीं होता, वहाँ पर कोई ना कोई एक कॉलम वेक्टर होता है, उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करना होता है। उसके अंदर अगर उसके अंदर 3 प्रॉपर्टी होती है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन होता है, और डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, कंडीशन क्या होती है, और उसी हिसाब से अब इसके अंदर करेंगे। हमारा जो इक्वेशन है वो AX = 0 टाइप का है, जहाँ पर A क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है। तो मैट्रिक्स कैसे है हमारी कि 1 4 3 1 3 4 1 2 5, और यहाँ से हमने लिखा है x1 x2 x3। ओके, आप इसको देख सकते हैं कैसे कि 1 को किया x1 के साथ +4x2 + 3x3, मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, x1 + 4x2 + 3x3, x1 + 4x2 + 3x3, ओके, = 0 0 0। यहाँ से जैसे सेकेंड इक्वेशन देखता हूँ तो x1 + 3x2 + 4x3, ओके, तो इस हिसाब से ये मैट्रिक्स बन गई। तो हमारी यहाँ पर A तो क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हमें बताना है कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है AX = 0 होमोजीनियस टाइप इक्वेशन है, और होमोजीनियस टाइप जो इक्वेशन है उसके 2 ही सॉल्यूशन बनते हैं कि या तो चलो देख लेते हैं इसका क्या होगा कि इसकी हम रैंक निकाल लेते हैं। रैंक अगर जितनी क्रॉस जितने की मैट्रिक्स है उतनी ही अगर हमारी रैंक आ जाए, जैसे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n आ जाए अगर रैंक, जैसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है अगर इसकी रैंक 3 आ जाए हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, अगर इसकी रैंक कम आ जाती है तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ओके,
तो यहाँ से हम देखते हैं, और बाकी हम इसका जो एगमेंटेड मैट्रिक्स का है उसके ऊपर हमें केस स्टडी करनी है। केस पढ़ेंगे, 3 केस होते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए, और होमोजेनियस के लिए 2 केस होते हैं। उनको हम आगे डिटेल से पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो वहाँ से। और यहाँ हम इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ से हमें स्टार्टिंग क्या करनी है, इसकी हम रैंक निकाल लेते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग आप रैंक नैलिटी थ्योरम लगा के निकालो, रैंक निकालो, नैलिटी निकालो, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। रैंक निकालोगे वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ये भी बेसिक आइडिया हो जाएगा इसकी कि मैट्रिक्स बनते ही आप ये समझ लो कि आप आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, आइगन वेक्टर निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो उसका, तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा क्या कुछ बनना है इस मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो जैसे कि अभी हम निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। अगर नॉन ज़ीरो हुआ तो हम बता देंगे, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हुआ तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो नहीं हुआ, सॉरी, डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हुआ हम बता लेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 × 15 - 8 -4 × 5 - 4 1 + 3 × 2 - 3 -1। यहाँ से होगा अपना 7 - 4 - 3, और यहाँ से -7 - 7 0। तो यहाँ से होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमारी जो इसकी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो आप 2×2 की कोई भी मैट्रिक्स लोगे ना, तो इसकी रैंक क्या बनेगी, रैंक ऑफ ए कितनी बनेगी, 2 बनेगी, 3 नहीं है। तो रैंक आ गई इसकी 2, और हमारी मैट्रिक्स n = क्या है, 3 है, क्योंकि 3×3 की मैट्रिक्स है, तो n = क्या है, 3 है। और अगर हमारे पास रैंक जो है, रैंक को मैंने r से डिनोटेड किया है, ओके, या फिर मैं ऐसे करता हूँ रैंक ऑफ ए। अगर रैंक ऑफ ए, रैंक अगर हमारे पास लेस देन n आ जाए, ओके, रैंक हमारी 2 है, लेस देन 3, अगर ये आ जाए तो मैं बोलूँगा कि इसका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और बाकी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमें निकालनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है। अगर हमारे पास 4×4 की मैट्रिक्स आती है तो आइगन वैल्यू क्या होगी, आइगन वैल्यू। अभी ये क्वेश्चन आपको बहुत नॉर्मल लग रहे हैं, बाकी चल के हम CSIR नेट और गेट के भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इनको ऐसे मत सोचिए कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। पहले हम स्टार्टिंग इजी से करते हैं, बाद में इसको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे उस क्वेश्चन को। तो द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप चैनल को सपोर्ट करिए ताकि आपको हेल्प मिले इन चीज़ों से, और मुझे भी हेल्प मिलती रहे आपकी सपोर्ट से। तो 2 0 0 0, और चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहिए। 1 4 0 1 3 1 5 2 0 0 0 1। तो हमें बतानी है आइगन वैल्यू क्या होगी। तो और आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या क्या लिखा है, 3 2 3 4। बी ऑप्शन है 4 5 1 0। सी ऑप्शन है 0 3 4 5। डी ऑप्शन है 1 2 4 5। तो यहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी ट्रेस क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होती है, हमें तो आइगन वैल्यू निकालना है। तो सम ऑफ
आइगन वैल्यूज इक्वल क्या होती है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से हमें पता चलना है कि इसका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इसकी आइगन वैल्यू का सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करूँगा कि ट्रेस लिख लेंगे। तो आइगन वैल्यू 4x4 की मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 हमने सम कर लिया आइगन वैल्यू का, और हमने आइगन वैल्यू मान ली λ1 λ2 λ3 λ4 है। और इसका ट्रेस कितना होगा, ट्रेस मतलब ये वाली सारी एंट्री जोड़नी है, हमें योग करना है। तो 4 2 6 7 12, ओके। यहाँ से हमारे पास आया जो 12 है वो इसकी क्या है, ट्रेस है मैट्रिक्स की। उसके अलावा प्रोडक्ट करना है आइगन वैल्यू का, λ1 λ2 λ3 λ4। तो डिटर्मिनेंट निकालना है हमें मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट निकालना इसका आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ सारे वैल्यू 0 0 है। इसका मतलब सिर्फ हमें इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालना है। इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का निकालना होगा। कैसे निकालेंगे हम कि 2 मल्टीप्लाई 4 0 1 1 5 2 0 0 1, यहाँ से इस मैट्रिक्स का हम निकाल लेंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू 5, 0 का हम कुछ नहीं करना हमें, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0, ओके ये भी 0 हो गया। यहाँ से क्या हुआ 40। तो यहाँ से हमारे पास क्या ऑप्शन निकल के आया कि हमारे पास जो भी ऑप्शन है ना उसको ये दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। कैसे सेटिस्फाई करने चाहिए, सॉरी, जैसे कि इसका पहले तो टोटल योग देखता हूँ मैं। 4 दे रखी है हमें, इसका योग क्या होता है 12 होता है क्या, 3 2 5 5 3 8 8 4 12, ओके 12 तो होता है। इसका योग तो मतलब 12 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने से क्या 14 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, नहीं ये नहीं आ रहे, ओके इसको काट देंगे। इसको करूँगा सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट 0, इसको सारे को मल्टीप्लाई करूँगा डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। कभी हो सकता है ऐसा, कभी नहीं हो सकता जी। इसको करूँगा डिटर्मिनेंट सारा, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, इसके साथ मल्टीप्लाई में 0 आ गया। 0 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं सारा 0 आ जाता है। ये सारी देखो वैल्यू है, मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, क्या योग 12 आ रहा है, 4 5 9 10 2 12, हाँ जी आ रहा है। मल्टीप्लाई करो, क्या 14 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है ये। अगला हम क्वेश्चन करते हैं एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आइगन वैल्यू ऑफ a⁴ 3a माइनस 2i। आइगन वैल्यू क्या होगा, जहां हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। एक ऐसी मैट्रिक्स है, देखते हैं, a = 1 1 1 0 2 1 0 0 3, ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। तो आपको पता है ये ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है, या तो अपर 0 हो सकता है या फिर लोअर 0 हो सकता है। इसका क्या है, लोअर 0 है, इसका मतलब अपर ट्रिंगुलर का लोअर क्या होता है, 0 होता है। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हमें पता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, a⁴ करेंगे प्लस 3a करेंगे माइनस 2i। इसका मतलब अगर मैं इसकी a⁴ करता हूँ तो 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। 2⁴ कितनी होता है, 16, एंड 3⁴ 81, ओके। तो ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल जो एलिमेंट थे 1 2 और 3, डायगोनल एलिमेंट का हमने a⁴ निकाला ये। और a⁴ क्या होता है, ऐसे लिखूंगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ a⁴ इज 1 16 एंड 81।
और यहाँ से आपको पता चल गया कि हमें तो आइगन वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब अगर मैं इसकी a की पावर 4 करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, यहाँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना। ये अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स में लोअर जो वैल्यू होती है ना, यहाँ दे रखी है, ये दे रखी है, दे रखी है, ये क्या होगी? 0 होगी। लोअर 0 होगी और अपर ट्रिंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? यहाँ 1 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 81 होगा, यहाँ 0 0 0 ही रहेगा। और हमें तो निकालनी है आइगन वैल्यू, इसका मतलब यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हमें सिर्फ इस वैल्यू से मतलब होना चाहिए। बाकी हमें ये पता नहीं चलना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। हम क्योंकि ये तो नीचे वाली 0 है, तो इसका मतलब आइगन वैल्यू तो यही बननी है। यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा। ओके, प्लस 3 इंटू ए क्या है? 1 2 3। बाकी मुझे कुछ नहीं पता यहाँ क्या आना है, मेरे को मतलब नहीं है यहाँ से। ओके, माइनस 2 इंटू आई 1 1 1 0 0 0। यहाँ से क्या होगा? 1 प्लस 3 4 4 माइनस 2 2। तो यहाँ से हमें इस चीज़ से मतलब है, हमें तो इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि यहाँ क्या आ रहा है। तो फिर क्या होगा? 16 प्लस 6 22 माइनस 2 20। यहाँ से क्या आ रहा है? 81 प्लस 9 90 माइनस 2 88। यहाँ से आ रहा है 0 0 0। ऊपर वाले का अपने को पता नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ? आइगन वैल्यू आ गई 2 20 88। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है कि 2 20 88 होगा, करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन है 2 20 3। सी ऑप्शन है 1 2 3। डी ऑप्शन है 1 20 88। ओके, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ से आज हमने देख लिया, और उसके बाद में हम कंटिन्यू लेक्चर डालेंगे इन चीज़ों का, और उसके बाद में मैं इसकी थ्योरी आपको पूरा बताऊंगा डिटेल से, ताकि आपको हायर लेवल तक पता चले कि आगे क्या क्या हमें सीखना और ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि नेट का ये जो IIT JEM का सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आपको MSc लेवल में आप जो पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो डीप में आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप गहराई से अध्ययन करना उसका स्टार्ट कर दोगे, और जैसे जैसे आप IIT से करते हो वहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है ये चीज़ें सीखना। क्यों हो जाता है? कि हम JEM लेवल के लिए इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं रखते, हमें शॉर्ट ट्रिक आना स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पर सारी चीज़ें की थ्योरम करवाई जाती है, हमें थ्योरम स्टेटमेंट ये ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है। तो आपको करना क्या है कि आपको डिटेल के साथ पढ़ना है, हर चीज़ को कंसेप्ट के साथ लेके चलना है, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए, और अच्छी बुक्स को आप फॉलो करना है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।